हेलो एवरीवन, आज हम 30 सितंबर की करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा डेट इज ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। इस ड्राफ्ट को जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने प्रेजेंट किया था। हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन उसके मिनिस्टर्स कौन है, वो मिनिस्टर जो है वो उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, अब ये जो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल है एक्चुअली ये है क्या। तो जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है उसके अंदर टाइम टू टाइम काफ़ी चेंजेस आए और काफ़ी चैलेंजेस आए। ठीक है, और तो उसके साथ जो है हमें कवर अप करना है, उसके साथ हमें रन करना है। तो उसी के लिए इस टेलीकम्युनिकेशन ये बिल जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है हमारा उसके अंदर कुछ चेंजेस करने थे, उसी के लिए ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल लाया गया और पब्लिक के सामने प्रेजेंट किया ताकि लोगों की ओपिनियन ली जा सके। अब जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ठीक है, जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस है और वो इतनी पुरानी है, लाइक एक को तो 70 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, वो इतनी पुरानी है। उनमें से जो तीनों हैं वो है, फर्स्ट है इंडियन टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1885, दूसरी है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट ऑफ 1933 एंड जो तीसरी है डेट इज द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट ऑफ 1950। तो ये जो 3 लेजिस्लेशन है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, तो इन्हीं को ही रिपील करके और हटा के कुछ चेंजेस करने थे, उसके लिए ये ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल प्रेजेंट किया है। इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अगला जो हमारी चीज़ है इसी के अंदर डेट इज दी ओटीटी, ओवर द टॉप। ठीक है, तो इसके अंदर क्या चेंज आने वाले, लाइक ओके, सो जो ओटीटी होता है ये क्या करता है, इट प्रोवाइड्स रियल टाइम पर्सन टू पर्सन सर्विस। ओटीटी के कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो है व्हाट्सएप, गूगल मीट आप कह सकते हो, डीओ आप कह सकते हो। तो ठीक है, तो ये ओटीटी है, तो इसके अंदर भी कुछ चेंजेस आएंगे टेलीकम्युनिकेशन बिल की वजह से, क्योंकि इसको भी अपने अंडर ले लिया गया है। तो पहले क्या होता था कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं जैसे टीएसपी, ठीक है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, तो जो लाइक इनके कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो हो गया एयरटेल है, ठीक है, जियो हो गया, वोडाफोन एटसेट्रा। तो ये क्या करते थे, ये अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को प्रोवाइड करते थे और उनको यूज करके ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, व्हाट्सएप ये सब। तो क्या होता था कि ये लोग compete किसके साथ कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप जो गूगल मीट डीओ है ये compete कर रहे हैं नॉर्मल वॉइस कॉल्स के साथ और मैसेजेस के साथ। ठीक है, तो पहले जो ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो वॉइस कॉल और मैसेजेस वाले होते थे ये तो टेलीकम्युनिकेशन बिल के अंडर आते थे, ठीक है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तो बिल्कुल भी अंडर में नहीं लिया जाता था। इसीलिए जो ये वॉइस कॉल और मैसेजेस वाले होते थे इनको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता था और भी काफ़ी गाइडलाइंस थी जिनको इन्हें अडेयर करना था, उनके साथ चलना होता था। ठीक है, तो इसी चीज़ को चलते हुए इनको काफ़ी नुकसान हो रहा था, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी उसके अंडर लिया जाएगा। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म उसके अंडर आ जाएंगे तो उसके बाद चेंजेस क्या आएंगे, सबसे एक चेंजेस जो आएगा ये कि इनको अपने जो कस्टमर्स होंगे, जो इनके यूजर्स होंगे, उनका केवाईसी मेंटेन करना है, नो योर कस्टमर। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ आएगी, इनको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, उस लाइसेंस का क्या नाम है, यूएएसएल, ठीक है, यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस। और जब ये लाइसेंस ले लेंगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दे हैव टू फॉलो सम इंक्रिप्शन रेगुलेशंस। कौन सी रेगुलेशन, इंक्रिप्शन रेगुलेशंस। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा कि ये कौन से नेटवर्क यूज कर रहे हैं, क्या उसके अंदर टूल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, ये सब गवर्नमेंट को अवेलेबल होगा, गवर्नमेंट को पता होगा। तो ओटीटी के अंदर ये चेंजेस इसकी वजह से आएंगे जो कि पहले ओटीटी में नहीं होते थे। ठीक है, उसके बाद अगला जो चीज़ है हमारी डेट इज रिलेटेड टू दी कंज्यूमर। तो अभी कंज्यूमर में क्या चेंजेस है, तो कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होने वाला है इससे। तो कंज्यूमर को फ़ायदा ये होगा कि आपने नोटिस किया होगा कि पहले जब स्पैम कॉल्स आते थे तो वो सिर्फ नंबर होते थे, ठीक है, उनके फ़ोन नंबर्स वगैरह रिप्रेजेंट होते थे, जैसे कि फ़ोन नंबर आ जाता था उनका, लेकिन बाकी कुछ डिटेल्स नहीं आती थी। अभी क्या होगा कि जिस भी बंदे का फ़ोन, मतलब जो भी वो फ़ोन नंबर को बंदा ले रहा होगा, जिसका वो फ़ोन नंबर है उसका नाम जो है वो डिस्प्ले होगा। सो ये एक फ़ायदा, वेदर इट इज़ व्हाट्सएप हो या फिर नॉर्मल कॉल हो या मैसेजेस हो, उस बंदे का नाम भी आएगा। तो यूजर्स के लिए ये फ़ायदा है। ठीक है, और जो ओटीटी वाले हैं या फिर जो नॉर्मल वाले हैं जिनके पास भी लाइसेंस है, उनको मैंने बताया कि उनको अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी केवाईसी, नो योर कस्टमर्स मेंटेन करना पड़ेगा। तो उनको अपने यूजर्स को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि क्या वो करेक्ट यूज़र है, क्या उसने डिटेल्स सही दी हैं या नहीं दी हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा स्पैम कॉल्स फ़ोन नंबर के साथ नाम भी आएगा, तो ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या उस बंदे का नाम सही आ रहा है, क्या उसने डिटेल सही दी है। अगर कोई बंदा गलत डिटेल्स दे देता है तो उसको जो है फाइन लगेगा, और वो फाइन कितना का होगा, 50,000 रुपीज़ का फाइन होगा। साथ ही साथ जो उसका नंबर है
वो नंबर जो है वो बंद हो जाएगा, और उस जो बेसिकली जिस नेटवर्क को या जिसको वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को वो यूज़ कर रहा था, वो उस पे बैन लग जाएगा, लाइक उस बंदे पे बैन लग जाएगा कि वो आगे फ्यूचर में उसको नहीं यूज़ कर सकते कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। उसके अलावा यूजर्स को क्या फ़ायदा है, कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है रिलेटेड टू दी कमर्शियल कम्युनिकेशन। कमर्शियल कम्युनिकेशन ये क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके फ़ोन पे प्रमोशन से रिलेटेड मैसेजेस आ जाते हैं कि हमारा ये ले लो, हमारा वो वाला प्रोडक्ट है, ये सब वो सब आपको बहुत सारे मैसेज आते हैं, और वो भी आपकी बिना परमिशन के। तो आने वाले टाइम में इस बिल के तहत अगर आपको कोई भी कमर्शियल कम्युनिकेशन या प्रमोशन भेजा जाएगा तो उससे पहले आपकी परमिशन जो है वो ली जाएगी। पहले ये सारी चीज़ें किसके अंडर में थी? ये पहले से ट्राई के अंडर में थी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बट अभी क्या किया जा रहा है कि इससे पावर लेके गवर्नमेंट खुद अभी कंट्रोल करेगी, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ज़्यादा असर इस चीज़ पे पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो अगला हमारा पॉइंट आता है डेट इज रिलेटेड टू द स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑक्शन की स्पेक्ट्रम कैसे बेचे जाएंगे टेलीकम्युनिकेशन वालों को, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है। तो जैसे नॉर्मल होता था, नॉर्मल प्रोसेस जो पहले होता था वही नॉर्मल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, बट यस जहाँ पर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जैसे कि आप कह सकते हो डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड हो गया, ये सारे अगर जो है ये जहाँ पर आ गए तो उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जो है उसको फॉलो किया जाएगा। और साथ ही साथ जो टेलीकॉम टावर्स वगैरह आप देखते हो, उन टेलीकॉम टावर्स के लिए जितनी भी पब्लिक लैंड है वो फ्रीली अवेलेबल होगी। बट यस अगर हाँ कुछ चलते वो नहीं यूज़ कर सकते, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हाँ, उस टाइम पे हाँ उसके साथ जो है आप क्या कर सकते हो कि नकारा जा सकता है। बट वैसे 99% जितनी भी पब्लिक लैंड होगी जो गवर्नमेंट के अंडर है वो टेलीकॉम टावर्स के लिए अवेलेबल होगी। यहीं पे एक चैलेंज आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्टेट होता है वो लैंड को कंट्रोल करता है, तो जो भी उसके अंडर होगी, अब वो आगे प्रोवाइड करता है या नहीं करता टेलीकॉम टावर्स के लिए, वो एक मेजर इशू होने वाला है। तो आगे जाके देखते हैं कैसे ये चलने वाला है। सो दिस वाज रिलेटेड टू आर टेलीकॉम बिल, ठीक है, जो ड्राफ्ट बिल आया। अगला जो हमारा डेट इज द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। आज 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया गया है। इसकी जो थीम थी वो थीम क्या थी? थीम है ए वर्ल्ड विदाउट बैरियर्स, ठीक है। 2022 की थीम ये है, 2021 की आप गूगल करके कमेंट सेक्शन में बताना। थर्ड जो हमारा आया, यूएस ने $810 मिलियन की फंडिंग करी। भाई किसके लिए फंडिंग करी है? तो ये करी गई है पैसिफिक आइलैंड्स के लिए। क्यों? तो भाई देखो ऐसा है, जो ये $810 मिलियन है उसमें से 600 जो मिलियन डॉलर होंगे, ठीक है, डेट विल बी इन द फॉर्म ऑफ 10 ईयर पैकेज। 10 साल का एक पैकेज की फॉर्म में वो मिलेंगे। और उसके तहत जो ये पैसिफिक आइलैंड्स हैं उसके वहाँ जो वाटर है उसको प्योरीफाई, उसको साफ किया जाएगा, ताकि जो टूना इंडस्ट्री है, टूना बोल सकते हो, टूना बोल सकते हो, जो भी है, जो टूना इंडस्ट्री है उसको फिर से रिवाइव किया जाएगा। रिवाइव क्या, उसको अच्छे से सपोर्ट किया जाएगा उसको, ठीक है। तो 600 मिलियन तो उसके अंदर जाने वाले। अब ये क्यों किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। इसके साथ साथ और दो चीज़ जो है वो यूएस करने वाला है। वो दो चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि आपने सुना होगा कि न्यूजीलैंड के पास एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं कुक आइलैंड। उसके साथ एक न्यू करके भी जगह है। ये जो न्यू है ये सेल्फ गवर्न एरिया है, ठीक है, सेल्फ गवर्नड एरिया है। और इसके अंदर तीन चीज़ें न्यूजीलैंड से कॉमन है, इनकी डिफेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और करेंसी। ये तीनों चीज़ें किससे कॉमन है? ये तीनों चीज़ें न्यूजीलैंड से कॉमन है। तो इन दोनों को, कुक आइलैंड को और न्यू को, जो है यूएस रिकॉग्नाइज करेगा। अब ये सारी चीज़ें यूएस कर क्यों रहा है? देखिए यूएस ने हमेशा जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं उसको ग्रांटेड में लिया, ठीक है। और इसी बीच चाइना हैज़ डन अ लॉट ऑफ वर्क देयर, ठीक है, काफ़ी वर्क कर लिया चाइना ने, उनका सपोर्ट जीता। जैसे आप देख सकते हो सोलोमन आइलैंड जो है उनके साथ चाइना ने ट्रीटी साइन करी। तो इसी चीज़ को सुधारने के लिए यूएस इज टेकिंग दीज स्टेप्स। उसके बाद जो हमारा अगला फोर्थ है डेट इज दी ऑपरेशन गरुड़, ठीक है। अगला क्या है हमारा? ऑपरेशन गरुड़। ये बेसिकली किसने चलाया है? सीबीआई, इंटरपोल, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, प्लस हमारी जो पुलिस फोर्सेस है उन्होंने मिलकर चलाया है। किस चीज़ से चलाया? ड्रग्स को ख़त्म करने के लिए इसको चलाया गया। तो ये आप याद रखना। उसके बाद ये 50 इंडियन टेक्सटाइल्स किया। एक्चुअली क्या किया है यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने 15 इंडियन टेक्सटाइल को लिस्ट किया। यूनेस्को क्या मानता है कि जो पिछली हमारी हेरिटेज टेक्सटाइल्स वगैरह जो होती थी, जो कलाकृतियाँ होती थी, वो साउथ एशिया स्पेशली जो है
वहाँ पर एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से या डॉक्यूमेंटेशन की कमी की वजह से जो है उसको इतना कंजर्व या प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। तो उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने ये स्टेप उठाया, जिसके तहत यूनेस्को ने जो है 15 इंडियन टेक्सटाइल्स को लिस्ट किया, जिसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है टोडा एम्ब्रॉयडरी, ये कहाँ की है? दिस इज फ्रॉम तमिलनाडु। उसके बाद आप बोल सकते हो हिम्मू वीव्स, ये कहाँ की है? ये है हैदराबाद। प्लस बंधा टाई, बंधा टाई ये है संबलपुर, सॉरी ये संबलपुर इन उड़ीसा। ठीक है, तो 50 इंडियन टेक्सटाइल को लिस्ट किया, जिसमें कुछ हैं तोदा एम्ब्रॉयडरी फ्रॉम तमिलनाडु, हिम्मू व्यूज फ्रॉम हैदराबाद एंड बंधा टाई फ्रॉम संबलपुर उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद ये सिक्स, ये एक आप कह सकते हो कि करंट अफेयर्स में तो आपके ये पूछा नहीं जाएगा, बट ये काफ़ी न्यूज़ में है तो मैं सोचा इसको कवर कर लेता हूँ। तो ये है क्या चीज़? हु इज़ हरजोत कौर बमराह? सी इज़ ए सीनियर IAS ऑफिसर। ठीक है, ये सीनियर IAS ऑफिसर है। तो हुआ क्या कि बिहार के अंदर ना एक सशक्त बेटी समृद्ध बिहार करके एक कैंपेन चल रहा है, कह सकते एक वर्कशॉप चल रहा था लड़कियों की वैल्यूज को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, टू इनहेंस द वैल्यू ऑफ गर्ल्स, ये एक वर्कशॉप था जिसका नाम था सशक्त सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। अब होता क्या है कि वहां पर जब ये आई थी और कुछ स्पीच दे रही थी, तो उसी में एक लड़की ने एक कमेंट बोला, यानी इनसे एक चीज़ बोली कि आप लोग हमको जो है क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म प्रोवाइड करवा रहे हो, आप हमको बुक्स प्रोवाइड करवा रहे हो, आप हमें स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करवा रहे हो, तो हम लोगों को सैनिटरी पैड्स भी इसके साथ आप दे दीजिए। तो उन्होंने ये कमेंट किया। तो उसके बाद जो इनका उसके ऊपर जो टिप्पणी इन्होंने करी थी वो ये कहा था कि यू नीड एवरीथिंग फॉर फ्री, लाइक हर चीज़ आपको फ्री ही क्यों ना दे दी जाए, ऐसे करके इन्होंने बोला था। उसी के बाद इन्होंने ये भी बोला था कि आने वाले टाइम में जब फैमिली प्लानिंग के ऊपर बात होगी तो आप लोग की डिमांड होगी कि आपको निरोध भी फ्री में दे दिया जाए। या फिर उसके बाद इन्होंने एक और कमेंट किया था कि अगर आपको जीन्स दी जा रही है तो आप ये कहोगे कि आपको शूज़ दे दिया जाए। तो इस तरीके से इन्होंने कमेंट किया था। उसके बाद इन्होंने मीडिया में आके माफ़ी भी मांगी कि ठीक है, अगर किसी को बुरा लगा हो तो वो इनकी इंटेंशन नहीं थी, इन्होंने इस तरीके से माफ़ी भी मांगी। बट क्या एक IAS ऑफिसर के लिए इस तरीके से बिहेव करना या इस तरीके से कमेंट करना, वो भी एक फीमेल की होती है जो कि खुद हेड ऑफ द स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हो। ठीक है, ये हेड है, हेड ऑफ द स्टेट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके साथ साथ सी इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन दी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो इतनी दो इम्पोर्टेंट पोजीशन लेने के बावजूद क्या ऐसा कमेंट करना इनके ऊपर सूट होता है, नहीं होता? तो ये इस चीज़ के ऊपर आपके क्या विचार है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज के लिए इतना। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता के अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। जय हिंद।